जांबाज मुजाहिद, आप इससे पहले सनसनीखेज दास्तान की 3 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दलीप सिंह की इस धमकी के बाद दोनों बहनें बुरी तरह सहम गई थी। जीनत को इसलिए कुछ न लिखा कि वो तो उनसे भी छोटी है, वो भला दलीप जैसे बदमाश का क्या बिगाड़ सकती है। वो कई दिनों तक डरी रही, मगर जब कई रोज़ तक कुछ ना हुआ तो धीरे धीरे खौफ कुछ कम हो गया। 6 अगस्त 1986 को सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस वक़्त भी तेज़ हवा और बारिश का सिलसिला जारी था। जोधपुर जैसे सहराई इलाके में बारिश बहुत ही कम होती थी, मगर 1974 में जोधपुर से मुत्तसिल ज़िला जैसलमेर के इलाके पोखरण में भारत के एटमी धमाके के बाद मौसम में अजीब सी तब्दीली आ गई थी। अब राजस्थान में साल के अक्सर महीनों में बारिश का सिलसिला जारी रहता है। उस रोज़ भी तूफ़ानी बारिश यूँ बरस रही थी जैसे आज के बाद बारिश कभी नहीं बरसेगी। रात 9 बजे के लगभग दरवाजे पर दस्तक हुई तो शोभा और प्रीत बुरी तरह सहम गई। लगातार होने वाली दस्तक के बाद शोभा ने हिम्मत करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, बाहर झांका तो सामने दलीप सिंह और चंद आदमियों को मौजूद पाया। खौफ के मारे उसका सांस ऐसे जैसे रुक सा गया। दलीप सिंह अपने 2-3 दोस्तों प्रदीप राव, सुभाष सिंह और कामीराम के साथ धंधनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और वो सीधे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। चंद लम्हों में शोभा अपने खौफ पर काबू पाते हुए तल्ख लहजे में बोली, तुम फिर आ गए? आखिर तुम हम मजलूमों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? भगवान के लिए हम पर रहम खाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आंख से चंद आंसू गिरकर उसके अपने ही दामन में जज़ब हो गए। दलीप सिंह कतरे नरम मगर मदहोश आवाज़ में बोला, अरे शोभा, तुम खामखा डर रही हो। मैं तो उस रोज़ की ज़्यादती की मुआफ़ी मांगने आया हूँ। आखिर तुम लोगों का मेरे सिवा है कौन? शोभा ने कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी रही। दलीप सिंह उसका कंधा थपकते हुए बोला, शोभा दीदी, क्यों हमें मज़ीद शर्मिंदा कर रही हो? हम तो थोड़ी देर ही रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। जाकर प्रीत को भी तसल्ली दो, वो भी खामखा परेशान हो रही होगी। और हाँ, ज़रा 1 जग और 4 गिलास ड्राइंग रूम में भिजवा दो। वो समझ गई कि वो शराब पीना चाहते हैं। उसकी तेवरियाँ बुरी तरह चढ़ गई थी, मगर वो चारों उसके जज्बात से कतई बेनियाज बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके आपस में बातचीत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज़ आई, अरे भाई, गिलास जल्दी भेजो। दोनों बहनें बुरी तरह खौफज़दा हो चुकी थीं। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ हलक में दब कर रह गई। अंदर आने वाले तूफ़ान से बेनियाज हवा और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। बादलों की खौफनाक घनगर्ज जारी थी और आसमान से कूदने वाली बिजली ने एक कमज़ोर से आशियाने को जलाकर राख कर डाला था। शोभा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर आसमान की तरफ निगाहें उठाईं और बिना कुछ कहे कितनी ही देर खलाओं में न जाने क्या तलाश करती रही। खौफ और दहशत से उसके आसाब बुरी तरह मुतासर हो गए थे। पास बैठी प्रीत का हाल भी इससे मुख्तलिफ न था। तभी दलीप सिंह ड्राइंग रूम से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें सहमा हुआ देखकर शैतानी अंदाज में मुस्कुरा दिया और शोभा को बाजू से पकड़ता हुआ ड्राइंग रूम में ले गया। वो खाली और जहनी के अंदाज में पलकें झपकाए बगैर दलीप को देख रही थी। दलीप सिंह ने मेज़ पर पड़ा हुआ गिलास उठाया और उसमें एक रंगीन सा महलूल भर दिया। वो गिलास शोभा के होंठों से लगाता हुआ बोला, लो इसे पी लो। उस दिन तुमने मुझे जो गाली दी थी, ये उसका इनाम है। वो मुज़ाहमत करती रही, मगर एक न चली। दलीप और प्रीत राव ने ज़बरदस्ती उसे तेल जैसा महलूल पीने पर मजबूर कर दिया। हलक से नीचे उतरते ही शोभा की हालत गैर होने लगी। दरअसल ये कीड़े मार दवा थी। शोभा को लग रहा था जैसे उसे तेज़ाब पिला दिया गया हो। वो तड़पने के साथ चीख चिल्ला भी रही थी, मगर बादलों की घनगर्ज और हवा के झक्कड़ों ने किसी को इन बेनवा चीखों की जान मुतवज्जे न किया।
प्रीत उसकी चीख सुनकर भागकर कमरे में आई तो चारों शैतानों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी तो किसी ने उसका मुंह दबाया और किसी ने गला, जिसके नतीजे में वो चंद ही लम्हों में ज़िंदगी की बाजी हार गई। जहरीले महलूल को पीने के बाद कुछ देर हाथ पांव मारकर शोभा भी हमेशा के लिए बेहिसो हरकत हो गई। तब दलीप वगैरह ने उठाकर दोनों को पलंग पर इस तरह लिटा दिया जैसे दोनों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाल ली हों और दरमियान में उनके मरहूम बाप गुलाम नबी की तस्वीर रख दी। उसके अलावा पास ही एक कागज़ और कलम रख दिया। कागज़ पर एक वसीयत दलीप सिंह ने पहले ही लिख कर लाया था। कीड़े मार दवा और 2 खाली गिलास साथ पड़ी हुई तपाई पर रख दिए गए। बाकी बर्तनों को धोकर किचन में तरतीब से रख दिया गया। मकान का बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीढ़ियों के रास्ते साथ वाली छत पर कूद गए। 10 अगस्त को सुबह 9 बजे जोधपुर में बारिश की रिमझिम जारी थी। अलबत्ता गुज़श्ता 3-4 रोज़ से होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला रुक गया था। कुछ बच्चे गली में आंख मचोली खेलते हुए एक घर के बरामदे के सामने जा पहुँचे। वहाँ बहुत बदबू फैली हुई थी। उन बच्चों ने फ़ौरन बाहर निकलकर अपने साथियों को बताया। इन सब के लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी। वो सब दोबारा बरामदे में पहुँचे। दरवाज़ा और सभी खिड़कियाँ अंदर से बंद थी मगर बदबू भी अंदर से ही आ रही थी। उन्होंने मुख्तलिफ दर्जों से अंदर झांका तो एक कमरे में 2 लड़कियाँ सोई हुई नजर आईं। ये बू भी दरअसल वहीं से आ रही थी। लड़कों ने बाहर निकलकर महल्ले वालों को इत्तला दी। लोगों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया मगर अंदर से कोई जवाब न आया। महल्ले के एक मोतबर मुन्नेलाल ने अपने साथ चंद और आदमियों को लिया और बरामदे में जाकर दर्जों से अंदर झांका। जल्द ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि दोनों लड़कियां जिंदा नहीं और अंदर कोई हादसा हो चुका है। लड़कियों का नाम लेकर कई बार पुकारा गया मगर अंदर मनहूस सन्नाटा छाया रहा। वो लोग फौरी करीबी थाने पहुंचे। किशन चंद थाना इंचार्ज ने मुन्नेलाल की दरखास्त पर उसकी इत्तला पर रिपोर्ट दर्ज की और ASI विनोद कुमार सहना के साथ कुछ सिपाहियों को लेकर बैंक कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। पुलिस के आने तक मकान के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों के हटाने के बाद दरवाज़ा तोड़ा गया और मुन्नेलाल और 2 गवाहों को साथ लेकर पुलिस अंदर दाखिल हुई। सामने एक कमरा था जिसके शुमाल में बेडरूम था और जुनूब में किचन और बाथरूम वगैरह थे। किचन और बाथरूम के जानब दरवाज़ा बंद था जबकि ड्राइंग रूम खुला हुआ था। सख्त बदबू की वजह से नाक पर रुमाल रखकर किशन चंद सहना और दोनों गवाह अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में दरवाजे की बाईं जानब जुनूबी दीवार से लगा एक पलंग था जिस पर दोनों बहनें आपस में लिपट कर लेटी हुई थी मगर वो जिंदा न थी। दोनों लाशें गड़ गई थी और उन पर कीड़े रेंग रहे थे। करीब जाकर देखा तो एक बहन की जुबान बाहर निकली हुई थी और आंखें हलकों से बाहर उबली पड़ी थी जबकि बड़ी बहन का जिस्म काला पड़ गया था। दोनों के जिस्म पर किसी बैरूनी जख्म या चोट का निशान नज़र नहीं आ रहा था। जबकि किशन चंद सब इंस्पेक्टर ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो उसे तपाई पर रखा हुआ एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, हम दोनों बहनें अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर रही हैं। हमारी मौत के बाद किसी को इसका जिम्मेदार न ठहराया जाए और न ही दलीप सिंह वगैरह को परेशान किया जाए। हमारी छोटी बहन जीनत को भी परेशान न किया जाए, अगरचे उसने ज़िंदगी में कभी हम पर तवज्जो नहीं दी। साथ ही एक दूसरा ख़त भी था जिस पर रेवेन्यू टिकट यानी स्टाम्प पेपर की सूरत थी, वो भी टिकट लगे हुए थे। उस पर तहरीर था, हम दोनों बहनों की मौत के बाद इस मकान, ज़मीन और जेवर का सभी वारिस दलीप सिंह है। हमारी छोटी बहन जीनत का उसमें कुछ भी हिस्सा नहीं क्योंकि हमारे पिताजी इसके हिस्से की जायदाद से ज़्यादा उसकी तालीम वगैरह पर खर्च कर चुके हैं। वैसे भी उसका रवैया हमारे साथ गैर इंसानी हद तक ज़ालिमाना रहा है। बादियों नज़र में ये वाक़या खुदकुशी का ही लगता था। बंद खिड़कियाँ, दरवाजे, खुदकुशी करने वाले का ख़त, वसीयतनामा, आत्महत्या में इस्तेमाल की गई कीड़े मार दवा और 2 गिलास। कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद कानूनी तकाज़े पूरे करने के सभी एहतमाम पूरे किए गए थे। इतवार की तातील होने की वजह से सिकंदर काफ़ी देर तक सोया रहा था। जागने के बाद कितनी देर बिस्तर पर करवटें बदलने में गुजरा दी। फिर सरहाने पड़ा
अखबार उठाकर उसकी सुर्खियां देखने लगा। बाहर गली से खासे शोरगुल की आवाज़ें आ रही थी। उसने जमाई लेते हुए शंभू को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब न आया। न जाने आज कम वक्त कहाँ मर गया। बुड़बड़ाते हुए वो सोच रहा था। पहले तो शंभू ने ऐसी हरकत नहीं की थी, जबकि उसके उठते ही बेड टी सरहाने रखी मिलती थी, मगर आज न सिर्फ शंभू बल्कि केदार भी गायब था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाज़ा खोलकर केदारनाथ अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर ने उसे करीब आने का इशारा किया। अरे भाई, ये बाहर से शोरगुल की आवाज़ कैसी आ रही है और ये शंभू कहाँ दफा हो गया? केदार हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अशोक जी, हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया है। हम भी कितने बेखबर हैं और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे ज़ोरदार वाक़यात पेश आ रहे हैं। सिकंदर कदरे खफगी का इजहार करते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा ज़ोरदार एडवेंचर? और वो शंभू के बारे में तुमने तो बताया ही नहीं कि वो किधर गया है। केदार कुछ खफीफ सा होकर बोला, शंभू भी वहीं होगा, सारा मोहल्ला इकट्ठा है। अरे साहब, चंद मकान छोड़कर एक घर में 2 जवान बहनों ने खुदकशी कर ली है। सिकंदर तकिए से टेक लगाकर बैठते हुए मुताज्जिब लहजे में बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? दोनों बहनों की खुदकशी में तुम्हारे लिए मज़ेदारी का पहलू कहाँ से निकल आया? केदार बेनियाजी से बोला, सर आप भी पूरी बात सुनेंगे तो लुत्फ़ अंदोज़ हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। दोनों मरने वाली लड़कियां साली मुसलमान थीं, वैसे थीं बहुत खूबसूरत। सिकंदर को ऐसे लगा जैसे अचानक उसके अंदर कोई चीज़ टूट गई है। वो चंद सानियों के लिए खामोश बैठा केदार को देखता रहा। केदार उसकी ज़हनी कैफियत से कतई इल्म उसकी मालूमात में इजाफा करने पर तुला हुआ था। सारा वाक़या सुनाने के बाद होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, अशोक जी, हम लोग इतने दिनों से यहाँ हैं मगर ये न जान पाए कि हमारे पड़ोस में गंगा बह रही है, वरना लगे हाथों हम भी स्नान कर लेते। चंद लम्हे सांस लेने के बाद केदारनाथ दोबारा चालू हो गया। वैसे अशोक बाबू, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो सालियाँ तो मर गई हैं मगर उनकी छोटी बहन जिंदा है। सुना है बड़ी ही सुंदर है। वो हरामखोर दलीप सिंह तो मज़े लूटता रहा। अगर ये छोटी वाली किसी तरह हमारे हत्थे चढ़ जाए तो जोधपुर में ही स्वर्ग मिल जाए। सिकंदर को उसकी बातें जहर लग रही थी। उसका जी चाह रहा था कि इस खबीस का गला दबा दे। वैसे वो हैरान था कि ये कैसा इंसान है जो दो इंसानी जानों के खात्मे पर यूं खुशी का इजहार कर रहा है। उसने उसे फ़ौरन नाश्ता तैयार करने का हुक्म दिया और ख़ुद गुस्ल खाने में घुस गया। नाश्ता करते हुए भी उसे अजीब से ज़हनी तनाव का एहसास हो रहा था। उसी वक्त शंभू भी गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से भी खुशी ऐसे फूट रही थी जैसे कारून का ख़जाना मिल गया हो। सिकंदर सख्त लहजे में बोला, अबे गधे, तू कहाँ गायब था? नाश्ता तेरे बाप ने तैयार करना था। शंभू हाथ जोड़कर खिसियाने अंदाज में बोला, सर जी, गलती हो गई है, क्षमा कर दें। असल में मामला ही कुछ ऐसा था कि मुझसे रहा ना गया। वैसे सरकार, बड़ा मज़ा आया, लेकिन अभी असल सीन तो बाकी है। सिकंदर कुछ नरम पड़ते हुए बोला, असल सीन से तुम्हारी क्या मुराद है? शंभू दांत निकालते हुए बोला, सरकार, अभी कुछ देर पहले मरने वालियों की छोटी बहन ने आना है, उसे नागौर में इतला कर दी गई है। राम कसम सरकार, वो मंजर देखने के काबिल होगा। जब वो लड़की आएगी और अपना लुटा पटा गर्ग देखेगी तो कितना मज़ा आएगा। सिकंदर आंखें फाड़े शंभू को देखे जा रहा था। उसे उस अहमक और गौदी नज़र आने वाले शख्स से इस रवैये की तवक्को हरगज़ नहीं थी। वो तो उसे एक सीधा साधा इंसान नुमा जानवर समझता था जो बिला नागा सुबह उठकर पूजा पाठ किया करता और रोज़ाना पूजा के बाद, ईश्वर तेरा नाम सभी को संपत्ति दे भगवान, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जैसे भजन गाया करता था। उसके दिल में भी मुसलमानों के खिलाफ इतनी शिद्दत और नफ़रत होगी, सिकंदर सोच भी नहीं सकता था। नाश्ते से फरागत के बाद सिकंदर घर से बाहर निकला ताकि सूरत हाल का जायज़ा ले सके। मस्कूरा घर के सामने अभी तक लोगों का हजूम था। लोग जगह जगह टोलियों में बटे उसी हादसे के बारे में चहमगोइयाँ कर रहे थे। तब तक पुलिस जाए वारदात से दोनों लाशें हटा चुकी थी। सिकंदर ने महसूस किया कि अक्सर लोग इस सान्हे के लिए मरने वाली लड़कियों को ही मुर्दे अल्जाम ठहरा रहे थे। अलबत्ता गली के नुक्कड़ पर इकलौते सिख घराने के सरबराह सरदार महल सिंह कदरे अफसरदा नजर आए।
सिकंदर को मालूम था कि गुज़श्ता बरस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले मुलग्गिर से कुछ फिसादात में महल सिंह के बच्चे, बीवी और बूढ़े माँ बाप को जिंदा जलाया जा चुका था। वो ख़ुद भी महज इस वजह से ज़िंदा बच गया कि उसे किसी इल्ज़ाम के सिलसिले में उन दिनों जेल में बंद रखा गया। तो वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर था और रेलवे स्टेशन भगत की कोठी के करीब उसका छोटा सा क्लिनिक था। सिकंदर उसकी तरफ बढ़ते हुए अजीब से ख्यालात में घिरा हुआ था। उसे नमस्कार करने के बाद बोला, सरदार जी, आप तो इस कॉलोनी के पुराने रिहायशी हैं। क्या वाकई ये लड़कियां बहुत बुरी थीं जो सब इंसान इनके मरने पर बजाय अफसोस के खुशी का इजहार कर रहे हैं? महल से कुछ देर उसे अजीब सी नज़रों से घूरता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, हाँ मिस्टर अशोक, यकीनन बहुत बुरी थी और इसी अंजाम की मुस्तहिक थी। सिकंदर को सरदार जी से इस जवाब की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। कदरे तलख लहजे में बोला, क्या मतलब है आपका? आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था? सरदार जी बर्फ़ जैसे सर्द लहजे में बोला, उनका यही गुनाह क्या काम था कि वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी और यहाँ हिंदू अक्सरियत के महल्ले में रिहाइश पजीर थी। यकीनन उनका यही अंजाम होना चाहिए था। सिकंदर के अंदर टूट फूट का अमल यकदम तेज़ हो गया था। वो सरदार जी पर हमदर्दाना निगाहें डालते हुए वापस पलट गया। इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा गली में दाखिल हुआ और हादसे वाले मकान के ऐन सामने जाकर रुका। उसे उतरने वाली लड़की की उम्र 22 साल के करीब होगी। शलवार कमीज का पहनावा ये ज़ाहिर करने के लिए ही काफ़ी था कि वो एक मुसलमान घराने से तल्लुक़ रखती है, क्योंकि भारत में आम तौर पर मुसलमान या सिख औरतें ही ये लिबास पहनती हैं। उस लड़की ने रिक्शे से उतरकर ड्राइवर को किराया अदा किया और मकान की तरफ बढ़ने लगी। इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों के मानिंद सिकंदर की पुरतजस्सुस निगाहें भी उस पर जमी हुई थीं। लोगों की बातों से सिकंदर को इल्म हो गया था कि यही लड़की मरने वालियों की छोटी बहन है और यकीनन पुलिस ने या किसी और ने उसे हादसे की इत्तला दी थी। काफ़ी लोग बढ़कर उसके करीब पहुंच गए थे और चंद अफराद घर के बाहर ही उससे हमदर्दी का इजहार करने लगे थे। लड़की ने एक उचटती सी नज़र हजूम पर डाली और आगे बढ़ गई। सिकंदर ने देखा कि लड़की का चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। उसने रोने धोने के बजाय इत्मीनान से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर को उसके पुरसकून रवैये से यकीन हैरानी हुई थी, जबकि आसपास के लोगों के चेहरों से भी अंदाज़ा होता था कि लड़की के पुरसकून रवैये से उन्हें मायूसी ही नहीं बल्कि सदमा हुआ था। वो जो तमाशा देखने की आस लगाए सुबह से वहाँ मौजूद थे, उसके ना होने से कुछ बरहम से भी नज़र आ रहे थे। सिकंदर भी खामोशी से अपने कमरे में आ बैठा। केदार और शंभू से पल पल की खबरें पहुँचा रहे थे। यकीनन उन्हें बड़ा दिलचस्प मशगला मुयस्सर आ गया था। उन्हीं की ज़बानी सिकंदर को इल्म हुआ कि लड़की का नाम जीनत है और उसने घर में दाखिल होने के बाद किसी से कोई भी बात नहीं की। उसे चुप सी लग गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने दलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि तमाम शवाहद साबित कर रहे थे कि लड़कियों ने खुदकशी नहीं की बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। सिकंदर को दलीप सिंह की गिरफ्तारी का सुनकर लाशौरी तौर पर सुकून सा महसूस हुआ था। इसके बाद वो अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात में गुम हो गया।